आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रोडक्टिव एजुकेशन में। मैं आज से ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाता है। उसके साथ साथ में प्री एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एसए का पेपर हो, हमें और साथ साथ में हम अगर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें एक नए आयामों के साथ में अपने जो तर्क होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में सहायता और मदद मिलती है। और आज से हम कोशिश करेंगे कि योजना मैगज़ीन के जितने भी इशू हैं उनको बहुत संक्षिप्त में, सारगर्भित में और क्वालिटी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की नीति इसका पहला टॉपिक है। अनुसूचित जनजाति हमारे संविधान में ये शब्द कभी भी परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन इसका उल्लेख आर्टिकल 342 के तहत किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति ये निर्दिष्ट करता है कि कौन सी जनजातियां हैं वो अनुसूचित होंगी। और आइए अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी शासन से पहले अनुसूचित जनजातियों को अपनी शासन प्रणाली और जीवन शैली के लिए पूरी स्वतंत्रता हासिल थी, और पहले ब्रिटिश शासन के दौरान में उनको अपना खुद का प्रशासन चलाने का, खुद के कार्य करने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, उनके पुश्तैनी अधिकार थे। लेकिन अंग्रेजी शासन के टाइम पर बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए जिनसे उनके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ और उनको अपराधी जैसा उनके साथ में व्यवहार किया जाने लगा। साथ ही अगर उन्होंने अधिकारों की मांग शुरू की तो उनको जेल में भेजना, उनको प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, पीड़ित करना, ये सारे कार्यों की शुरुआत होने लग गई थी। आइए हम थोड़ा जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति, उनको अपने देश के अंतर्गत एक विहंगम दृष्टि डालते हुए समझते हैं कि इनका कैसे वितरण है हमारे देश में, कैसे क्या व्यवस्थाएं दे रखी हैं और क्या इनके उत्थान के लिए प्रावधान किए हुए हैं, वो कहाँ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं कि वो अभी मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं। एसटीज को 30 राज्यों में अधिसूचित किया गया है और जनजातियों की जो कुल संख्या है हमारे देश में वो 705 है। 2011 की जनगणना अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जो टोटल आबादी है वो 10.43 करोड़ है। हमारे देश की टोटल आबादी का 8.6% वो प्रतिनिधित्व करती है। कुल आबादी का 89.97% हिस्सा वो गाँवों में रहता है और 10.3% हिस्सा शहरों में रहता है। आइए दोस्तों, अब हम इनके प्रावधानों के बारे में बात करते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई हैं। जनजाति शब्द को वैसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 342(1) के तहत में इसको जोड़ा गया था और 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रत्येक राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15(16) में पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो खासकर एससी और एसटी से रिलेटेड हैं, वो चाहे शैक्षणिक संस्थानों में हो, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, वो अलग विभिन्न स्तरों पर तैयार किया गया है। इसके साथ में आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं। साथ ही आर्टिकल 46 में जो राज्य है वो कमज़ोर वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा, उनका संरक्षण करेगा, उनके लिए ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक हर एक स्तर पर उत्थान हो सके। आर्टिकल 350 में उनके जो अपनी संस्कृति होती है, उनकी भाषा होती है, उनकी जो लिपि होती है, उनके संरक्षण का अधिकार भी प्रदान किया गया था। हमारे देश के अंतर्गत जो लोकसभा है या राज्य विधानसभाओं हैं उनमें भी सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है, वो पंचायत के लेवल पे हो या स्टेट के लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। आर्टिकल 338(a) के तहत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। संवैधानिक एक संस्था है ये, और इसको बनाने का उद्देश्य यह था कि इससे जो अनुसूचित जनजाति हैं इनके बहुत सारे मुद्दे और इनको हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास करने थे। तो एक व्यवस्थित संरचना और व्यवस्थित ढांचे की ज़रूरत थी, जिससे क्या है कि जितने भी कार्य किए जा रहे थे तो उनका एक समग्र मूल्यांकन हो सके, उनकी प्रगति की
समीक्षा हो सके और एक नई और भविष्य में अच्छी रणनीतियों को बनाने के लिए हमारे पास में जांच करने के लिए या शिकायतों की जांच करने के लिए, उनके सुझाव देने के लिए, विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। और संसद ने सन 1989 में एक SC/ST अत्याचार विरोधक कानून बनाया गया था। उसमें प्रावधान ये किए गए थे कि जो SC/ST लोग हैं उन पर अत्याचार और अपराधों को रोकना, पीड़ितों की राहत और पुनर्वास मुहैया कराना आदि की व्यवस्था की गई थी। और हमारे देश में जैसे जैसे इन लोगों के साथ में अत्याचार होता जा रहा था, या हर एक लेवल पे, वो गांव के लेवल पे हो, वो शहर के लेवल पे हो, देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न संस्कृतियों में, तो उनको एक मुख्य धारा के साथ में लाने के लिए ये सारे प्रावधान हमारे संविधान के साथ साथ में प्रशासन और संसद के द्वारा किए गए थे। अब जनजातीय समुदाय के जो जीवन संस्कृति है वो एकदम प्रकृति के निकट रहते हैं और उनमें एक खास विशेषता होती है जो आज की भौतिकवादी जो हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है उससे एक अलग नज़रिया रखते हुए और एकदम साधारण और सिंपल जीवन जीते हैं वो। और उनके जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला है प्रकृति के साथ में तादात्म्य स्थापित करना। वो शरीर हो, मन हो, आत्मा सबसे जुड़ाव रखते हैं, सहअस्तित्व और सौहार्द की भावना रखते हैं, वो आपस में भाईचारा रखते हैं, सारे काम साथ में मिलजुल करके करते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे किसी भी आपदा के समय पे वो हर एक संकट से साथ में ही जूझते हैं। सामूहिक जीवन का अस्तित्व बनाया है, साझा करने का सिद्धांत है, पर्यावरण अनुकूल साधारण जीवन शैली है उनके अंतर्गत, संयम रखना और निर्लिप्त भाव से विवादों का निपटारा करते हैं। यदि उनमें आपस में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, तो वो क्या है कि पहले से अपना कोई भी हित नहीं देखते हैं, एकदम तटस्थ रह करके अपने सारे विवादों का निपटान करते हैं। और इतने सारे प्रावधानों के बावजूद और उनकी इतनी विशेषताओं के बावजूद भी आज भी बहुत सारी समस्याएं देश के विभिन्न हिस्सों में बनी हुई हैं। और अगर हम उनकी समस्याओं के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो हमें ये पता चलता है दोस्तों कि अभी हमने एक आधारभूत जो संरचना होती है उनकी कमी है, जैसे स्वास्थ्य की संरचना हो गई, जैसे शिक्षा की संरचना हो गई, जैसे वहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई। ये सारी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं लगातार। और हमारे देश में जो SC/ST की जो वितरण है वो अलग अलग देश के अलग अलग भागों में और दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में है, जिसकी वजह से ये भौगोलिक अलगाव की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं अलग अलग स्तर पर, वो महिला हो, वो पुरुष हो, वो बच्चा हो, वो वृद्ध हो, अलग अलग लेवल पर ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति होती हैं, अलग अलग मूल्य होती हैं, अलग अलग जनजातियों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। जैसे कभी कभार आपस में नरजातीय संघर्ष वगैरह और आपस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही विकास परियोजनाओं को की शुरुआत की गई थी, जिससे एक बड़े पैमाने पर, चाहे हम बांध बना रहे हैं, नदी जोड़ो परियोजना लेके आ रहे हैं, इन सारी परियोजनाएं और भी विकास परियोजनाएं हैं, इसकी वजह से ये समुदाय हैं उनका बहुत सारा विस्थापन हुआ है। उनका राहत और पुनर्वास जो संबंधी मुद्दे अभी तक बने हुए हैं वो चलते आ रहे हैं, वो अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं, बहुत हद तक बहुत टाइम लग गया है। और इसके साथ ही अगर पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो जो उनके खेती करने का जो तरीका है वो परंपरागत रूप से खेती करने का है, जैसे झूम खेती करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। साथ ही दोस्तों आपने 1991 में जो LPG पॉलिसी इंडिया ने अपनाई थी, उसके बाद में भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण एवं अन्य संस्कृतियों का प्रभाव इन क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। और उसके सकारात्मक प्रभाव तो दोस्तों उनकी जीवन शैली को बदलने के लिए आवश्यक भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन जो उन पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है वो उन सारे इश्यूओं पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर हम ये सारी समस्याओं का अगर समाधान के बारे में सोचें या भविष्य की रणनीति के बारे में सोचें, तो हमें सबसे पहला समुदाय संबंधी जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको बहुत बेहतर उनका नियोजन होना चाहिए। उनका कार्यान्वयन प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। हर एक जो जितनी भी समस्याएं अभी हमने डिस्कस की हैं उन सभी का समाधान होना चाहिए। और राजनीतिक लेवल पे ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि इनके सारे जो इशू हैं उनके मैनिफेस्टो में हमेशा, या उनकी विचारधारा में, या उनके व्यवहार में हमेशा प्रायोरिटी का सिस्टम बन के रहें। इसके साथ ही दोस्तों हमें अलग अलग लेवल पे, चाहे वो ग्राम लेवल हो, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, हर एक स्तर पर हमें समुदाय की और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं हर सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के हम एक सारी समस्याओं के समाधान के साथ साथ में जितनी भी संभावनाएं हैं और उनको प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, एसएचजी है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह है, इन सब का हम सहयोग ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। साथ ही साथ हम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समस्याओं के लिए संवाद श्रृंखलाएं हम आयोजित करें, हम कार्यशालाएं आयोजित करें, वर्कशॉप बनाएं। उसके साथ ही हम विचार विमर्श की प्रक्रिया को देखें। तो हमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याओं के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग संभावनाएं या समाधान हमें नज़र आएंगे और उन पर हम काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं एक बेहतर रूप से हम समाधान कर सकेंगे उन सारी समस्याओं का। आइए दोस्तों अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। एसटी समुदाय से जुड़ी जो भी योजनाएं उनका कार्यान्वयन जरूरी है ताकि यह समुदाय अपनी संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के मुताबिक आयोग जो बनाया गया था SC ST आयोग, तो ST आयोग इनके जो भी नियोजन की प्रक्रिया है उनके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार व प्रशासन को वर्तमान व भविष्य की समस्याओं व संभावना का पूर्वानुमान करके बेहतर और समग्र रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। दोस्तों ये आज का पहला टॉपिक है। हो सकता है आपके कुछ दिक्कत हुई हो समझने में या कोई भी इश्यू आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए हमेशा कि सुपर बेस्ट कुछ नहीं होता है। हमेशा आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना सीखना चाहिए। अब ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया है, आप सोशल इश्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या SC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्याओं पे उनके पे प्रश्न आ रहा है, या उनके समाधान पे प्रश्न आ रहा है, या उनके संवैधानिक प्रावधानों पे प्रश्न आ रहा है, या आपको कोई आलेख लिखने का, या आपको कोई आंसर की फॉर्मेटिंग करने का, उसकी इंट्रो कैसे बनानी है, उनका कंक्लूजन कैसे देना है। तो दोस्तों नॉलेज को हमेशा यूज करना सीखिए और उसको हमेशा पचाना सीखिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एकदम फास्ट वीडियो देख ले रहे हैं तो उससे वो तो ज्ञान का लेवल है, वो तो धीरे धीरे जा कर के माइंड में सेटअप बनता है। बाकी का दोस्तों जो भी आपके इश्यू आएँ और जो भी क्वेरी आएँ आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। और थोड़ा आज पहली क्लास है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आवाज़ की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कुछ टाइम में धीरे से तबीयत संबंधी कारणों की वजह से वो अभी नहीं हो पाई है, और कुछ टाइम के बाद में आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर संभव हो सके तो आप पेन और कॉपी लेके रखिए, और जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इसमें वो सारे पॉइंट्स को आप नोट्स बना सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं। UPSC हो, स्टेट PCS हो, या कोई भी एग्ज़ाम जिनमें क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके साथ साथ में आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, लिखिए। और नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।